हेलो स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 4 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो लेक्चर में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टडी करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए टॉर्क चाहिए होगा और उस टॉर्क का रिलेशन जो होता है वो स्लिप के साथ होता है। स्लिप ऑलरेडी हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में पढ़ चुके थे, जिसका फॉर्मूला था ns माइनस nr अपॉन ns। तो बच्चे जो यहाँ पे स्लिप का रिलेशन होगा वो टॉर्क के साथ होगा, तो स्लिप कम होने पे टॉर्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा या स्लिप ज़्यादा होने पे टॉर्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हमें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में। तो बच्चों टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हमें टॉर्क और स्लिप का रिलेशन लेना पड़ेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में। तो आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में जो टॉर्क इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो हमने बच्चों टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए टॉर्क और स्लिप का रिलेशन ले लिया 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में। जो रिलेशन इस तरीके का होगा, T आपका टॉर्क होगा, T इक्वल्स टू K आपका कांस्टेंट होगा, S आपका स्लिप होगा, E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। बच्चे जहाँ पे K की वैल्यू होगी 3/2 पाई NS, जहाँ पे K कांस्टेंट होगा, NS आपकी सिंक्रोनस स्पीड होगी। बच्चों यहाँ पे देखो फार्मूले में मैं आपको कंपोनेंट्स के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं वो देखो, जैसे K आपका कांस्टेंट हो गया, S आपका स्लिप हो गया, T आपका टॉर्क हो गया, E2 या R2 या X2 जो होगा आपका, ये जो कंपोनेंट्स होंगे बेसिकली मोटर में ये रोटर्स के कंपोनेंट्स होंगे। आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में बेसिकली 2 पार्ट्स थे, एक स्टेटर दूसरा रोटर। तो जो रोटर था वो सेकेंडरी पार्ट था, इसीलिए जो रोटर के कंपोनेंट्स हैं वो 2 से डिनोट करे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो E2 है, E आपका इंड्यूस EMF जो रोटर कंडक्टर में होता था उसको हमने E2 से डिनोट करा हुआ है, और R2 आपका रोटर का रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही नीचे भी R2 आपका रोटर का रेजिस्टेंस होगा, S आपकी स्लिप होगी, X2 आपका रोटर का रिएक्टेंस होगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि E2 आपका रोटर इंड्यूस EMF हो गया, क्योंकि रोटर में EMF इंड्यूस हो रहा था जब आपका फ्लक्स रोटर कंडक्टर को कट कर रहा था। उसके बाद आपका R2 रोटर का रेजिस्टेंस हो गया, सिमिलरली आपका X2 रोटर का रिएक्टेंस हो गया। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे K को कांस्टेंट ले लें तो इस तरीके से जो आपका टॉर्क होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, S E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XX2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब बच्चों टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हमारे पास इस तरीके से कुछ रेंज होगी स्लिप की। जो स्लिप की मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो बच्चों जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसी भी टॉर्क और स्लिप की वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही आपकी कैरेक्टरिस्टिक लाई करेगी। तो बच्चों टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हमने स्लिप को क्या करा, 0 से 1 की रेंज में डिवाइड कर लिया। क्लियर हो गई बच्चे ये बात। अब चूंकि बच्चों देखो यहाँ पे रिलेशन में हमें दिख रहा है जो आपका टॉर्क है ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, स्लिप पे डिपेंडेंट है। तो जो ग्राफ आपका ग्राफिकल एक्सिस जब आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करने पड़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। जो आपका कंपोनेंट डिपेंडेंट होता है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। चूंकि बच्चों देखो यहाँ पे जो आपका टॉर्क है ये डिपेंडेंट है स्लिप पे, इसीलिए हमने टॉर्क को वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। तो वाई एक्सिस पे टॉर्क लिया हुआ है इस तरीके से और एक्स एक्सिस पे स्लिप लिया हुआ है। अब बच्चों देखो यहाँ पे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए स्लिप की रेंज को डिवाइड कर लिया है 0 to 1 में। 0 आपकी मिनिमम स्लिप है, 1 आपकी मैक्सिमम स्लिप है। स्लिप आपकी मैक्सिमम तब होती थी जब आपकी मोटर स्टार्टिंग में रोटेट नहीं कर रही होती थी, मीन्स जब आपका रोटर रन नहीं कर रहा होता था, मीन्स जब आपकी रोटर की स्पीड 0 थी। तो इस तरीके से आपका स्लिप 1 आ जा रहा था एट स्टार्टिंग। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखो बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्लिप एक्सिस पे हमने स्लिप को डिवाइड कर लिया 0 to 1 रेंज में। ये स्लिप की वैल्यू 1 है जो मैक्सिमम होगी। अब स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आपका रोटर स्टेशनरी होगा, जब NR 0 होगा। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग स्लिप पे जो टॉर्क होगा टॉर्क एक्सिस पे वो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, जिसको T को टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क को ST से डिनोट कर दिया, तो स्टार्टिंग टॉर्क को TST से डिनोट कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से आपका एक्सिस होगा टॉर्क और स्लिप का। 0 to 1 की रेंज में आपने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए रेंज जो ली थी उसी के हिसाब से आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। S आपका जब आपका 0 था स्लिप और ये आपकी स्लिप जो 1 है मैक्सिमम है, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब स्लिप आपकी 1 कब थी, जब आपका रोटर स्टेशनरी था स्टार्टिंग में, तो स्लिप 1 हो गई। उस केस में जो टॉर्क होगा उसको स्टार्टिंग टॉर्क बोलेंगे, इस तरीके से। तो बच्चे आइए अब जरा सा देखते हैं, जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने स्लिप को 0 से 1 की रेंज में डिवाइड कर रखा है, तो आप
स्लिप का रिलेशन लीजिए। देखो स्लिप का रिलेशन क्या है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस x x2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे एक बार हम स्लिप की कम वैल्यू लेंगे, जब कम वैल्यू लेंगे तो उसको हम लोग लो स्लिप रीजन बोलेंगे। मीन्स अगर स्लिप की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, तो पहला जो हमने जो केस कंसीडर करा हुआ है वो हमने लो स्लिप रीजन का करा हुआ है कि आपकी वैल्यू जो स्लिप है अगर वो लो होगी तब क्या होगा। तो हमने जो अपना टॉर्क का रिलेशन था वो कंटिन्यू करा हुआ है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस x x2 का होल स्क्वायर। अब देखो चूंकि बच्चों हम यहाँ पे लो स्लिप रीजन की बात कर रहे हैं, स्लिप लो रीजन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने स्लिप को 0 से 1 की रेंज में डिवाइड कर रखा है। ये आपकी लो स्लिप है और ये आपकी हाई स्लिप है, 0 आपकी लो स्लिप है, 1 आपकी हाई स्लिप है। तो जब हम लो स्लिप की बात करेंगे तो इस तरीके का कुछ आपके पास डेटा होगा, स्लिप की वैल्यू बहुत कम होगी। जब हम हाई स्लिप की बात करेंगे तो स्लिप आपका मैक्सिमम होगा या टेंस टू मैक्सिमम होगा। तो अभी बच्चे इसीलिए हमने स्लिप का पहला केस कंसीडर करा हुआ है जब आपकी स्लिप की वैल्यू क्या है, लो है। तो जब बच्चे आपकी स्लिप की वैल्यू लो होगी तो इस रिलेशन में देखो आपका E2 चूंकि हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है टॉर्क और स्लिप के बीच में ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब इस रिलेशन में अब बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर और x2 स्क्वायर ये आपके एज अ कांस्टेंट ट्रीट करे जाएंगे। तो अब इस रिलेशन में आपका E2 कांस्टेंट हो जाएगा, R2 कांस्टेंट हो जाएगा, R2 स्क्वायर यहाँ भी कांस्टेंट हो जाएगा, इधर x2 स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ से बच्चे जो रिलेशन मिलेगा वो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर से s अपॉन से बच्चे देखो यहाँ से अब s स्क्वायर मिलेगा क्योंकि हमें स्लिप के बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। लेकिन बच्चे देखो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू कैसी ले रहे हैं हम लोग, स्लिप की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लो ले रहे हैं। तो जब हम स्लिप की वैल्यू लो ले रहे हैं इस रिलेशन में तो अब इस लो स्लिप को भी निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर और भी लो हो जाएगा। तो बच्चे इस रिलेशन में आपने टॉर्क को जब स्लिप के साथ कंसीडर करा तो जो आपका स्लिप चूंकि लो है तो इसलिए नीचे से उसका जो स्क्वायर है वो और भी लो हो जाएगा। जब ये और भी लो हो जाएगा तो आप इस चीज़ को भी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपका ये s स्क्वायर भी निगलेक्ट हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा, जो टॉर्क होगा वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लो स्लिप रीजन में जो आपका टॉर्क होगा वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस तरीके से। अब आप जानते हैं बच्चे जब कोई चीज़ किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको हम लोग लीनियर रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क और स्लिप का कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन के लिए अब हमें यहाँ पे ग्राफ बना लेना होगा, लो स्लिप रीजन के लिए लीनियर ग्राफ बन जाएगा। अब जो लीनियर ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट होगा। ये आपका टॉर्क हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, किसके हो गया, स्लिप के। तो बच्चे इस तरीके से आपका ग्राफ हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे आपका अगर स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। चूंकि स्लिप बढ़ने के साथ साथ टॉर्क बढ़ रहा है और मोटर को स्टार्ट करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है और स्लिप बढ़ाने पे टॉर्क बढ़ रहा है आपका, इसीलिए ये वाला जो आपका रीजन होगा ये स्टेबल रीजन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा, स्लिप कम होगा तो टॉर्क कम होगा। मीन्स स्लिप और टॉर्क एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो लीनियर रिलेशन शो कर रहे हैं। अब अगर आपका स्लिप बढ़ रहा है तो टॉर्क भी बढ़ेगा जो मोटर के ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, इसीलिए यह रीजन जो होता है आपका स्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर हो गई बच्चे बात, जिसका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे यह जो पॉइंट होगा ये आपका टॉर्क का मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो जो मैक्सिमम पॉइंट पे जो टॉर्क होगा उसको मैक्सिमम टॉर्क बोलेंगे और इस पॉइंट पे अब जो स्लिप होगी उसको मैक्सिमम स्लिप से डिनोट करेंगे। एस स्लिप एम मीन्स मैक्सिमम। अब स्लिप की ये वो वैल्यू मैक्सिमम होगी जिसके बाद अभी तक आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्लिप बढ़ा रहे थे, टॉर्क बढ़ रहा था। अब ये स्लिप की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके बाद अब आगे का रिलेशन डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है। अब बच्चे चूंकि देखो स्लिप बढ़ाने पे टॉर्क आपका बढ़ रहा है, चूंकि मोटर को ऑपरेट करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है, इसीलिए यह वाला जो आपका रीजन होता है जो लीनियर रिलेशन वाला ग्राफ है, स्लिप बढ़ाने से टॉर्क आपका चूंकि साथ ही साथ बढ़ रहा है जो मोटर के ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है, इसीलिए इस रीजन को स्टेबल रीजन कहते हैं। इस रीजन को बोलेंगे स्टेबल रीजन। तो बच्चों जब आपका टॉर्क स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्टेबल रीजन। आइए बच्चों अब जरा सा दूसरे रीजन की बात कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे हाई स्लिप रीजन। तो अब इस रीजन में बच्चे स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप की वैल्यू हाई होगी। जब स्लिप की वैल्यू हाई होगी तो अब देखो आपका जो E2 स्क्वायर है R2 और R2 स्क्वायर और x2 स्क्वायर ये तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करे जाएंगे क्योंकि हमें रिलेशन जो है वो टॉर्क और स्लिप के बीच में बनाना है। तो ये टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चे यहाँ ऊपर से क्या मिलेगा, ऊपर से आपका s मिलेगा और अपान से देखो यहाँ पे बच्चों s स्क्वायर मिलेगा। चूँकि जब लो स्लिप रीजन ले रहे थे तो यहाँ पे स्लिप का जो स्क्वायर था वो और भी कम हो जा रहा था, इसीलिए इसको निगलेक्ट कर दे रहे थे। लेकिन जब हाई स्लिप रीजन की हम बात करेंगे तो अब यहाँ पे स्लिप को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से हमें स्लिप को कंसीडर करना पड़ेगा जो कितना है, s स्क्वायर। अब बच्चे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से
1/s मिल जाएगा। तो ये जो टॉर्क और स्लिप का रिलेशन है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो आपका टॉर्क है वो स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बच्चे मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हमारी स्लिप बढ़ेगी टॉर्क क्या होगा, टॉर्क आपका कम होगा, जबकि मोटर को ऑपरेट करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है। और जब आपकी स्लिप कम होगी तो टॉर्क इंक्रीज करेगा। इन्वर्सली रिलेशन है चूंकि, तो इसीलिए हम लोग इस इन्वर्सली रिलेशन को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक रिलेशन। तो हाई स्लिप रीजन में आपको जो रिलेशन मिलता है वो कैसा मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक रिलेशन। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक रिलेशन में चूंकि स्लिप आपकी बढ़ेगी तो टॉर्क आपका कम होगा, चूंकि आपकी स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क कम होगा, इसीलिए ये आपका अनस्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन कहलाता है, क्योंकि वो मोटर को रन करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है। चूंकि स्लिप बढ़ने पे टॉर्क कम होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन। तो अब बच्चे इसके लिए हमें ग्राफ बना लेना है। स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क कम होगा, तो स्लिप बढ़ाने पे बच्चे टॉर्क कम होगा। तो इस तरीके से अब आपकी बच्चे स्लिप तो बढ़ेगी, ग्राफ में आपकी स्लिप तो बढ़ेगी, लेकिन टॉर्क क्या होगा, आपका कम होगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बोलेंगे। ये कैसा रिलेशन होगा, ये टॉर्क आपका स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपकी स्लिप तो बढ़ रही है लेकिन देखो टॉर्क किस तरीके से नीचे आ रहा है। और ये जो आपका रीजन कहलाएगा, ये कैसा रीजन कहलाएगा, ये रीजन अनस्टेबल रीजन कहलाएगा, क्योंकि स्लिप बढ़ने पे टॉर्क आपका कम हो रहा है, जबकि मोटर को ऑपरेट करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है। तो आपका ये जो रीजन होता है ये अनस्टेबल रीजन कहलाता है। तो बच्चे ये आपकी टॉर्क स्लिप की कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब बच्चे देखो यहाँ पे ये जो स्लिप की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो फिर ये कौन सी स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू है बच्चे, ये स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू वो है। अभी तक यहाँ पे देखो अगर हम स्लिप को बढ़ा रहे थे तो टॉर्क बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जब हम स्लिप की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टॉर्क कम होगा। तो ये स्लिप की वो मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ पे स्लिप बढ़ने पे टॉर्क आपका क्या होगा, टॉर्क आपका कम हो रहा है। तो जिस स्लिप को बढ़ाने के बाद टॉर्क आपका कम होने लगेगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम स्लिप। तो इस तरीके से आपका ग्राफ था, वीआई आपका टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स था स्लिप के साथ। तो बच्चे एक बार दोबारा से ओवरऑल कंक्लूड कर देते हैं। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हमने टॉर्क और स्लिप का रिलेशन लिया, KS_E2² R2/R2² + SX2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए स्लिप को डिवाइड कर लिया गया 0 से 1 रेंज में, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। जब हमने एक बार लो स्लिप रीजन लिया तो टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आपका लीनियर रिलेशन है, स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, इसीलिए उसको स्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन कह रहे थे। ऐसे ही जब आपका स्लिप हाई होगा तो आपका जो रिलेशन मिला वो इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला। कैसे डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल रहा है रिलेशन, आपका देखो जब लो स्लिप रीजन ले रहे हैं तो अपॉन में देखो जो स्लिप है उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर और भी लो हो जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली रिलेशन मिल रहा था। लेकिन जब हम हाई स्लिप रीजन ले रहे हैं तो अपॉन में जो स्लिप का स्क्वायर है वो और भी हाई हो जाएगा, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज को बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो आपका टॉर्क जो होगा वो स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक रिलेशन बोलेंगे। अब